नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ सिटी लाइव। जैसा कि देश का बजट पेश हो चुका है, 1 फरवरी को देश का बजट पेश हो चुका है। बजट पर हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी हम बजट पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सैयद मोहम्मद तकी साहब, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, और उनसे बात करेंगे बजट पर क्या राय है पार्टी की और इनकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है बजट को लेकर के, क्या सोचते हैं आप। तकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी बजट पर, काफ़ी लोगों ने इससे बातचीत की थी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बजट पर, क्या कुछ राय है इसको लेकर के। बजट इस तरह से पेश हुआ, आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी बजट में। देखिए, हमेशा जब भी बजट आता है तो बहुत बजट का इंतज़ार रहता है सभी लोगों को, और सब लोग जानना चाहते हैं कि बजट में इस बार उनके लिए क्या है। तो क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है बजट से। इस बार जो है बजट को लेके जनता में वो उत्साह नहीं देखा गया, क्योंकि कोविड था और पोस्ट कोविड बजट जो सरकार ने ये लेके आई है, जिसे लोग कह भी रहे हैं कि ये पोस्ट कोविड बजट भी इसका कहा गया है कि महामारी के बाद ये बजट पेश हुआ है। तो अब देख रहे हैं आप हमारे देश में हालात जो है, वित्तीय व्यवस्थाएं जो है बहुत बुरी हैं, जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम है और सरकार उसको ग्रोथ के बारे में बता रही है, लेकिन सरकार ने इसमें वो काम नहीं किया जो जनता के लिए सरकार को करना चाहिए। जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, जो डायरेक्ट जो लोग जो है डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं, जो लेस देन 1% आबादी है, उनको सरकार ने कोई ख़ास रिबेट नहीं दी और ये कहा कि 75 ईयर से अबव जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो भारत में जहाँ एवरेज आयु जो है वो 69 के आसपास है भारत में, तो 75 और तो बहुत देर की बात होती, 75 तक कितने लोग पहुँचते हैं। और 75 साहब, उसमें भी ये जहाँ तक है उसमें देखा गया है कि जो सिर्फ पेंशनर्स हैं उनको छूट दी गई है। बाकी अगर आम नागरिक है और वो 75 से ऊपर है और उसकी इनकम है तो उसको देना पड़ेगा। हाँ, तो पेंशनर भी, कितने पेंशनर भी जो है वो उस एज तक पहुँचते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि उस एज तक पहुँचने के बाद जो है लोगों के अपने खर्चे और बढ़ जाते हैं, कोई स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, बीमारियों के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन जो यंग एज है, जो एज जो लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, जो एज खर्च करना चाहती है, पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उस एज ग्रुप के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने उसको रिबेट नहीं, इसके लिए हुआ कि मार्केट में पैसा नहीं जाएगा। अगर सरकार जो है इसमें इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन देती और बढ़ाती तो वही पैसा जो है मार्केट में जाता। मार्केट में जब पैसा जाता तो मार्केट की बाइंग पावर इंक्रीज होती, रुपया का वैल्यू बढ़ती, जो इस बार सरकार ने नहीं किया है। और इसकी वजह से जो सैलरी क्लास का तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, जो नौकरी पा रहा है, वो बहुत निराश है, युवा बहुत निराश है। इस वजह से सरकार ने हेल्थ सेक्टर पे बजट बढ़ा दिया है। कोविड के बाद होना स्वाभाविक था, क्योंकि कोविड ने बहुत बड़ी लार्जर पॉपुलेशन को हिट किया। भारत में 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं कोविड से उनकी डेथ हो चुकी है, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है कोविड से प्रभावित हो चुके हैं। और बहुत से लोग तो डायग्नोज थे, मतलब बहुत से ऐसे भी लोगों को जो डायग्नोज नहीं हुए, जो अंडर डायग्नोज रह गए। तो सरकार को हेल्थ के लिए करना ही था। हेल्थ सेक्टर ऑलरेडी जो हेल्थ का बजट है वो ऑलरेडी इतना भारत में कम है कि उसको अगर ग्रोथ जो दिखा रहे हैं कि हमने 140%, 130% ग्रोथ दी है, तो ऑलरेडी इतना कम है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और ये सरकार जो टैक्स का जो पहिया है, उसमें जो एम्प्लॉयड जो सैलरी क्लास तबका है, वो टैक्स के पहिए में बहुत बुरी तरह पिस रहा है, क्योंकि वो जो है एक तरह से डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, सैलरी से भी उसका टैक्स कट रहा है, डिडक्शन हो रहा है, उसका 10% या 15% या 30% टैक्स उसका कट रहा है। बाद में वही जो सेलिंग क्लाइंट है बाहर को जाता है खरीदने के लिए, तो उसको भी जीएसटी और सब टैक्स देना पड़ता है, तो उसके बाद अतिरिक्त डबल जो है वो जा रहा है। तो सरकार को ऐसे लोगों को जो सैलरी ग्रुप में के हैं उनको ज़्यादा रिबेट देनी चाहिए। यही ग्रुप जो है जो अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए सामान लेके आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट में पैसा खर्चा करता है, जिससे मार्केट में जॉब क्रिएशंस होते हैं। ताकि साहब, पहले नोटबंदी होती है, उसके बाद जीएसटी आती है, उसके बाद कोरोना हो जाता है। कोरोना के बाद व्यापारियों को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी कि बजट में शायद उनके लिए बड़ी एक राहत होगी। जिस तरह से कोरोना काल में पूरा व्यापार जो चरमरा गया था, छोटे व्यापारी खास करके, और जीएसटी को लेकर के अभी भी व्यापारी संभल नहीं पाए हैं। लेकिन बजट आने के बाद में व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है इसको लेकर के।
देखिए, सरकार जो है व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपति जिनके ऊपर कई लाख 8 लाख करोड़ का जिनके ऊपर लोन बाकी है, सरकार ने 8 लाख करोड़ का लोन जो है वेव ऑफ किया है, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अंबानी अदानी जो करोड़पति हैं, जी वाले और सबका उन्होंने कम किया है। लेकिन इन्होंने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं किया। यही वो तबका है जो देश को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो जो एग्रीकल्चर है, जो सबसे ज़्यादा देश को रोजगार देने वाले, आमदनी कराने वाले यही लोग हैं। सरकार ने इनके लिए नहीं कुछ नहीं किया, और सरकार इनसे और पैसा खींच के जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, उनको और बड़ा कर रही है, जिससे इकोनॉमी में डिसबैलेंस हो रहा है और जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। देखिए सर, बैंकर को लेकर के बड़ी एक इसमें एक अहम बात कही गई है, 2 बैंकों के बेचने की बात कही गई बजट के अंदर। इसमें काफ़ी बैंक के लोग जो है प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और देखिए अब क्या होगा आगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बैंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनपीए बैंकिंग का बहुत बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंकिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह है कि लोन डिफॉल्टर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और लोग पीपल आर नाउ लोन डिफॉल्टर बाय डिज़ाइन। वो स्वेच्छा से वो सोच रहे हैं कि हमें लोन लेना है तो लोन वापस नहीं करना। ये एक मानसिकता से लोन लिया जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है बैंक्स को बहुत भुगतना पड़ रहा है, और सरकार भी कोई ऐसे कड़े कानून नहीं बना रही है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है जिससे जो डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने एनपीए बढ़ा दिया है, उनसे पैसा रिकवर किया जाए या उनका एसेट रिकवर किया जाए। ऐसा प्रावधान नहीं किया जा रहा। और लोग, सरकार जो बैंकों को बेचने की बात कर रहे हैं, इससे आप सहमत हैं? नहीं सर, किसी को अगर वो बैंक को बेच देंगे तो बेचने से तो बैंक का जो है, हमेशा जब बैंक बेचा जाता है, किसी बैंक को कोई दूसरा बैंक विलय हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा असर जो उसका जो है उसके एम्प्लॉयमेंट, जो उसके एम्प्लॉय उन पर पड़ता है, क्योंकि वो जो नया जिस बैंक में वो विलय हुए हैं या जिस बैंक से मर्ज किए हैं या जिस बैंक ने उनको लिया है, वो उनको लेगा या नहीं लेगा, ये बड़ा सवाल या निशान हो जाता है। और जैसे ही भारत जहाँ जो है आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ऐसे में बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो सरकार को जो बैंक सरकार ऐसा, जब सरकार 8 लाख करोड़ रुपए जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, 8 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इन बैंक्स को वेव ऑफ क्यों नहीं कर सकती, इन बैंक को बहाल क्यों नहीं कर सकती? सरकार पैसा दे के इन बैंकों को बहाल भी कर सकती है। तो सरकार की जो नीयत में जो है वो खोट नजर आ रहा है एकदम साफ। सरकार जो है सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों को अमीर करने में लगी हुई है और बाकी जनता को कमजोर कर रही है। ताकि सब किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं लगभग, और आनंद फानंद में बजट पेश करना पड़ा सरकार को। अभी हालांकि बजट आमतौर पर मार्च की शुरुआत में पेश होता था, लेकिन अब फरवरी में बजट आ गया है। क्या लगता है आपको, इससे जो किसानों को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? आंदोलन कहाँ पर जाएगा, और आंदोलन किसान कर रहे हैं, क्या उम्मीद आप देख रहे हैं, किस तरह से आंदोलन का कहाँ तक जाएगा? ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, वो 3 काले कानून न सिर्फ किसानों के विरोधी हैं, वो हर इंसान के विरोधी हैं जो दाल चावल रोटी खाता है, जो खाना खाता है, उस सब के विरोधी ये कानून है। अगर ये ऐसा अतिरिक्त भंडारण बढ़ जाएगा, अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है, नए नए डिज़ाइंस आ गई हैं, नए नए एसी आ गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाता है। तो आज पहले टाइम लगता था चीज़ों को बनाने में, आज की डेट में टेक्नोलॉजी से टाइम नहीं लगता चीज़ों को बनाने में। तो अगर सरकार, ये लोग जो, अगर सरकार भंडारण पर रोक नहीं लगाएगी, तो ये लोग तो ऑयल या और चीज़ें जो खाने पीने का सामान है वो बना के अपना कोल्ड स्टोरेज बना के स्टोर कर लेंगे, और वो धीमे धीमे जो है उसको रिलीज करेंगे और मनचाहे प्राइस लेंगे, जिससे मार्केट में एक सूडो जो महंगाई होती है, झूठी महंगाई, वो बढ़ जाएगी, और लोगों को भाई सामान जो सस्ते मिलता है वो महंगा लेना पड़ेगा। और अगर ये आज की डेट में जो हमें सामान सौदा जो सस्ता मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है ठेले वालों की वजह से, पटरी वालों की, दुकानदारों की वजह से। अगर आप बाहर निकले अभी, आप आलू ले लेंगे आप, या कोई भी सब्जी ले लेंगे, अब यही लोगों से सरकार इनसे जो है धंधा छीन के, बड़े बड़े इनका बिजनेस छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, उन्हीं को बेचने का अधिकार देना चाहती है कि वही लोग बेचे। रिलायंस फ्रेश खुल जाए, अदानी फ्रेश खुल जाए, बिग बाज़ार खुल जाए, और ये बड़े बड़े स्टोर खुल जाएं, यही लोग स्टोर पे सामान बेचें, और ये दुकानदार, पटरी के दुकानदार जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदेश को दे रहे हैं, वो लोग जो है वो भी अपना कारोबार ना कर पाए। और अगर हमारे देश की इकोनॉमी नहीं डूबी, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से हमारा देश आज भी सीना ताने खड़ा हुआ है, और लोग कह रहे हैं आज भी भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, उसकी वजह जो है ये पटरी दुकानदार है, ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो लाखों लोगों को जो है वो रोजगार दे रहा है।
सरकार को इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए, लेकिन सरकार क्योंकि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से करोड़ों रुपए का चुनाव में पैसा ले चुकी है, तो उनका अदायगी भी करनी है, तो वो बर्डन जो है वो पब्लिक पे आ रहा है। ताकि सब भारत की अर्थव्यवस्था देखिए -24 में चली गई है। वित्त मंत्री कहती है कि हम इसको +11 में पहुंचा देंगे बहुत जल्दी, तो कैसे संभव होगा ये? देखिए जब -24 चली गई है, जब एकदम माइनस में चली गई तो उसको 11 करना या उसको करना बहुत, वो तो माइनस से तो ऊपर होना ही है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा इकोनॉमी। और आज की डेट में कोविड की टीका भी आ गया है, कोविड के केसेस भी बहुत तेज़ी से इंडिया में कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से ग्रोथ होगी। तो अब ये माइनस से कंपेयर करने में ग्रोथ जो आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसके बाद भी माइनस ही तो है, बहुत ज़्यादा प्लस नहीं आ पाएगी। और यही ग्रोथ चाइना में भी है। चाइना देखिए, चाइना की GDP जो है हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है, हमारी $2.4 ट्रिलियन की है, उनकी अराउंड 9 या 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो हमसे 5 गुना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी, फिर भी उनका जो है GDP जो ग्रोथ जो है वो 4 या 5% पे बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जो बड़ी इकोनॉमी है देश वर्ल्ड की, वो ऐसी स्थिति में भी ग्रो कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो उनको करनी चाहिए, सरकार को जो है पैसा पब्लिक को देना चाहिए, पब्लिक के अकाउंट में सरकार को पैसा देना चाहिए, ताकि सरकार वो पैसा जो पब्लिक है वो पैसा खर्च करे। जब पब्लिक पैसा खर्च करेगी, मार्केट में पैसा आएगा, तो इस परिस्थितियाँ रिवाइज होंगी, तब जॉब क्रिएशन होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सरकार को 6 महीने लगातार एक बहुत बड़ी आबादी को 10,000 या 5,000 या 7-8 हज़ार रुपये देने चाहिए। ये बहुत सी कंट्रीज ने किया है, ऐसा नहीं किया। भारत ही एक देश है पूरे दुनिया में, हमारे अलावा बहुत सारे देश हैं। आप फ्रांस को देखिए, जर्मनी को देखिए, कनाडा को देखिए, आप US को देखिए, वहाँ लोगों को, पब्लिक को सरकार ने पैसा दिया है कि आप पैसा लीजिए और मार्केट में खर्च करिए, ताकि मार्केट रिवाइज करे, सर्कुलेशन में पैसा आए। जो सर्कुलेशन पैसा कम, इसलिए आप देखिए मार्केट का बाइंग पोटेंशियल सिस्टम जो है सबसे कम है। आप किसी भी मार्केट में बैठ के देखिए, किसी भी दिन वर्किंग डे, तो वहाँ लोग कहते हैं लगता नहीं लगता कि आज कोई छुट्टी चल रही है, कस्टमर ही नहीं दुकान में आज के डेट। ताकि सब अहम सवाल यह है कि किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं धरने पर, और अर्थव्यवस्था भारत की -24 में है। अब बजट पेश हो गया, तो ये जो किसान इतने दिनों से बैठा हुआ है अपना काम धंधा बंद करके, और पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो -24 में है, अब इससे भारत की अर्थव्यवस्था और कितनी खराब होगी और देश की दिशा में जाएगा आगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा का जब से भारतीय जनता पार्टी 2004 से आई, आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए एक के बाद, वो पैसे का ध्रुवीकरण करने के लिए, पैसे को पब्लिक से लेके कुछ लोगों तक मोड़ने के लिए, कुछ लोगों को फायदा उठाने के लिए किया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने नोटबंदी करी, नोटबंदी का पर्पस ये था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे उद्योगपति हैं, वो इससे जिनके यहाँ लेबर चला जाएगा, वो उनको कैश देना होता था, उनको कैश नहीं दे पाए, लेबर भाग गया, इनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जिसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज को हो रहा, जो उनसे कम्पीट कर रही थी, क्योंकि वो सस्ता माल बना रही थी और ये बड़ी बड़ी कंपनी वही माल को महंगा बेच रही थी। तो उनको रास्ता देने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए असल में ये नोटबंदी लाई गई है। और काला धन लाने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि RBI ने खुद कहा है कि इतना काला धन था उसका तो वापस ही आ गया, तो काला धन था कहाँ पे? तो वो तो एक फॉल्स ऑफ। उसके बाद जो GST सरकार ले गई, GST में उन्होंने इतने सारे प्रावधान कर दिए हैं कि किसी एक छोटे लेवल के व्यापारी को, जो छोटा व्यापारी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी है। अगर आप एक दुकान चला रहे हैं, किसी भी दुकान के अंदर कम से कम नहीं अगर होते होंगे तो 200-250 तरह के आइटम होते होंगे। कोई भी आप कोई दुकान चले जाइए, किसी भी जनरल मशीन की शॉप पे चले जाइए, या मेडिसिन की शॉप पे चले जाइए, या किसी और की शॉप पे चले जाइए, उसके कम से कम 200-250 आइटम होते हैं। अब हर आइटम पे अलग अलग टैक्स है सरकार का, तो ये मुश्किल याद रखवाना बहुत मुश्किल होता है व्यापारियों के लिए कि GST भरिए, और GST नहीं भर पाते हैं वो, या कुछ उनके बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है। तो ये भी इस तरीके क्या जाता है कि स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी इंडस्ट्री चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक GST रिटर्न के लिए ऑफिसर वो अपने यहाँ रिक्रूट कर सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जो लैपटॉप रख सकते हैं, जो अपने यहाँ स्टाफ रख सकते हैं सब करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया। उसके बाद आपका CA NRC जो किया गया, CA NRC में सरकार का मकसद तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें आप सिर्फ लोगों को परेशान करना मकसद था। उसका मकसद था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, नदियों किनारे रह रहे हैं, और वो कई पुश्तों से, पिछली 30-35 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं। वो कहते हैं जंगल हमारे हैं, ये नदी हमारी है, ये गांव हमारा है, ये
पहाड़ हमारे हैं, लेकिन उनके पास उससे भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। बिल्कुल। अगर आंदोलन होते हैं, आप देख लिए एक लंबा समय हो गया आंदोलनों का, CA/NRC, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद कोरोना काल में लोग घर में बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और इससे खराब हो रही है। देखिए, किसी भी कहा जाता है हिंदू धर्म में बड़ी सी बात है कि ओम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, जल शांति। तो शांति होना बहुत, शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शांत नहीं होंगे आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। जब तक एकाग्र नहीं हो पाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और फिर उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही है लगातार देश के अंदर जो है शांति को भंग कर रही हैं। इसके ज़रिए लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। तो जब लोग अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, अब सरकार, लोग कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ होता है, अगर सरकार गड़बड़ करती है तो हम 5 साल के बाद जो है सरकार बदल दें, लेकिन जो हमारी सरकार वो कहती है हम 50 साल तक रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। तो ये सरकार कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि हम 50 साल तक रहेंगे, और जबकि जनता का भला का कोई काम नहीं हो रहा है। फिर तो उसके बाद ये सरकार CA/NRC लेके आ, उसमें क्या कर रहा है कि एक देशवासी अपने दूसरे देशवासी से लड़ रहा है, एक देशवासी दूसरे देशवासी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, एक देशवासी दूसरे देशवासी के लिए हीन भावना लिए बैठा हुआ है। जब देश में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, जब देशवासी एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएगा, हीन भावनाएं रखेगा, आपको सड़क पे बाहर निकलने में डर लगेगा, आपको बाहर जाने में परेशानी पेश आएगी, तो देश में फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे देश के अंदर। ताकि सब आखिरी सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी का क्या विचार है बजट पर, और क्या रणनीति रहेगी आगे को लेकर के, बजट को लेकर के क्या समीक्षा पार्टी के अंदर हुई और आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी का मानना ये सरकार ने जो बजट लेके आई है वो बजट सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को, करोड़पतियों को, जो उनके 3-4 उंगली पे आप लोग गिन सकते हैं, उनको खुश करने के लिए, अदानी अंबानी खुश करने के लिए सरकार ने इस तरह का बजट लेके आई है। सरकार सब कुछ बेचे दे रही है, तो सरकार सब कुछ बेच ही देगी तो फिर कल को सरकार जरूरत पड़ेगी तो सरकार किसके भरोसे होगी। आप देखा कोविड के दौरान किन लोगों ने सबसे ज़्यादा मदद करी, सरकारी संस्थानों ने मदद करी। अगर कोविड के दौरान NGPGI तो काम आया हमारा, NGPGI लखनऊ में था, सरकारी संस्थान था, KGMU काम आया, सरकारी संस्थान था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की जाने गई ना, सरकारी अस्पताल के नर्सें और वार्ड बॉय उनकी जान गई ना, पुलिस कर्मचारी की जान गई ना। कोविड के दौरान पुलिस कर्मचारी जो सरकारी थे ना, सरकारी तंत्र ने कोविड से हमको बचाया, सरकारी प्रणाली उसने हमें कोविड से बचाया है। आप उसी तंत्र को खत्म करे दे रहे हैं। आप सरकारी तंत्र की महत्व को नहीं समझ रहे हैं। कल को सब सरकारी तंत्र नहीं रहेगा तो सरकार को कुछ काम करना होगा, तो कैसे काम करेंगे? क्या इतने इलाज जो कोविड के दौरान फ्री में हुए हैं, क्या अगर प्राइवेट सेक्टर होते या अस्पताल होते प्राइवेट, क्या वो सही फ्री में इलाज करते? जो व्यवस्था, जो सपोर्ट जो है प्राइवेट सेक्टर, इधर सरकारी सेक्टर ने लिया, क्या प्राइवेट सेक्टर इतना सपोर्ट दे सकता था? और सरकार को उसका एक्स्ट्रा बर्डन, बाहर बोझ पड़ता नहीं पड़ता। तो इस सरकारी संस्थानों को बेचना जो है वो नहीं है। जब वो भी संस्थान जो फायदा दे रहे हैं, आप पेट्रोलियम को बेचे दे रहे हैं, आप ONGC को बेचे दे रहे हैं, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बेचे दे रहे हैं, NTPC को बेचे दे रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है, अगर वो प्रॉफिट दे रही है तो आप क्यों बेचे दे रहे हैं? अगर उन्हें घाटा है तो ये कंपनीज क्यों खरीदे ले रही है उनको? उनकी करोड़ों रुपए की जमीन, आप जो करोड़ों रुपए की जमीन वो लिए BSNL, आप देखिए BSNL के ऑफिस कार्यालय कितने बड़े बड़े हैं, MTEL के कार्यालय कितने बड़े बड़े हैं, आपकी आर्मी के पास कितनी लैंड है, आपकी रेलवे के पास कितनी जमीन है, वो सब जमीनों पर कब्जा कर लेंगे ये लोग, और कौड़ियों के मोल जमीन उनके हाथ बिक जाएंगे, वही जो दोस्त 4-5 हैं मोदी जी के, वही करोड़पति बन जाएंगे। तो ये सरकार जो है वो एक ऐसी खतरनाक काम कर रही है कि जिससे जो समाज असमझ की स्थिति पैदा हो रही है, समाज का संतुलन बिगड़ रहा है, और समाज का संतुलन बिगड़ना बड़ा भयंकर है देश के लिए। हमारा देश जो है एक बहुत भयंकर परिस्थिति की तरफ बहुत तेजी से आगे जा रहा है, जो बहुत निराशाजनक है और ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नकी साहब आपका। ऐसा क्या कहना है कि सरकार जो बजट लाई है केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं निराशापूर्ण है और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला ये बजट है। पार्टी का भी यही पक्ष है और इनका भी अपनी व्यक्तिगत राय यही है। आगे भी हमारे साथ तमाम लोग इस चर्चा में बने रहेंगे। बजट पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं।